हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पूरक पाठ्यपुस्तक वितान का पाठ अतीत में दबे पांव का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। भाग 2 शुरू करने से पहले हम भाग 1 के बारे में थोड़ा सा देख लें, हमने क्या पढ़ा था। इस पाठ के अंदर आपको हमारे भारतीय सभ्यता की सबसे प्राचीन संस्कृति जो है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, उसके बारे में बताया गया है। उससे हमारी वर्तमान सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन्हीं सारे विचारों के ऊपर ये बनाया गया है पाठ पूरा। हम लोग वहाँ के जो लेखक वहाँ के पर्यटक स्थल पर घूमने गया है तो वहाँ की चीज़ों को हमारे सामने दृश्यतः पूरी तरह उतारने की कोशिश कर रहा है। उसी का आगे हम अब जारी रखते हैं। लेखक ने वहाँ की सारी चीज़ों को देखकर बताया कि ये राजस्थान से थोड़ा मिलता जुलता इलाका है, और उसके आगे वो क्या वर्णन करता है। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। मतलब मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप बना हुआ है जो कि बहुत ही विशेष है, बड़ा ही खास है, और इसको पुरातत्व के जो विद्वान है वो गढ़ कहते हैं। गढ़ का मतलब क्या होता है, जिसे हम किला कहते हैं, और किला इसी जगह को कहा जाता है जो चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार से ढका कवर होता है, मतलब एक तरह से सुरक्षित होता है, जो दुश्मनों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। तो इसी तरह से इसे गढ़ का नाम दिया गया है विद्वानों ने। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शब्दों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। मतलब चार दीवारी मतलब दीवारों के अंदर अगर कोई चीज़ है, मंदिर है, मस्जिद है, स्तूप है, कोई भी चीज़ें हैं, उन्हें दीवारों के अंदर अगर सुरक्षित रखा गया है तो ऐतिहासिक शहरों में ये सभी क्या होते थे, सत्ता के केंद्र होते थे। जो राजमहल और गढ़ राजा के होते थे वो राज सत्ता के केंद्र होते थे, और जो भगवान के बनाए हुए स्थान होते तो धर्म सत्ता के होते थे। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे थे। क्या यह सत्ता भी दुनिया के मोहनजोदड़ो ने दिखाया है? मतलब कि जो दूसरे शहर थे वो यहाँ से थोड़े दूर दूर बने हुए थे, क्योंकि हमने पहले ही बात करी कि मोहनजोदड़ो में सारी बस्ती किसी एक ही जगह पर इकट्ठी नहीं थी, वो अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई थी। क्या ये रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया है? मतलब कि धर्म को अलग रखना चाहिए सामान्य जीवन से, ये चीज़ भी क्या हमने मोहनजोदड़ो से सीखी है? ये हमें यहाँ पर लेखक प्रश्न कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपको एक सुंदर सा चित्र दिया हुआ है, जो देखिए आप कितना सुंदर यहाँ पर ईंटें बनी हुई हैं, चढ़ाव जैसी सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर जाने के लिए, पूरा स्तूप का आकार बना हुआ है। मतलब देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है इस चीज़ को कि इतने साल पहले इस प्रकार की कारीगरी का होना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। आगे क्या लिखा है लेखक ने, सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में, इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। मतलब कि आज भी दुनिया की जो प्रसिद्ध इमारतें हुए वो सब खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में जो भी हैं वो सब क्या है, इसे प्रशासनिक इमारतें हो सकती है, सभा भवन हो सकता है, ज्ञानशाला मतलब स्कूल हो सकता है, कोठार मतलब भंडार गृह ये हो सकता है। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी की अद्वितीय वास्तु कौशल के स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। वहाँ एक अनुष्ठानिक महाकुंड है। अनुष्ठानिक महाकुंड जो कि आपने सुना है, वहाँ का विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जो है, जहाँ हवन कुंड जैसी कृतियाँ भी बनी हुई हैं और सामूहिक रूप से लोगों के इकट्ठे होने का एक सबूत देता है वो हमको। तो यही चीज़ें जो हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के वास्तु कौशल को और अच्छा स्थापित करती है हमारे सामने। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बच रहा है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई है कि कल्पना और बरामद चीज़ों को जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब सबसे सुरक्षित रूप में जो चीज़ मिली है वो केवल वही मिली है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। मतलब यहाँ का जो नगर नियोजन है, जो शहर बनाने का जो तरीका है, जो उसके नक्शे को बनाया गया है, बड़ा ही अलग और अनूठा है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं। इमारतें भले ही खंडर में बदल चुकी हो, मगर सड़क और सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडर काफ़ी होते हैं। मतलब जो इतनी पुरानी अगर इमारतें हैं तो वास्तव में वो खंडर का रूप तो ले ही लेंगी, लेकिन उस
खंडर के बाद भी नगर नियोजन को समझने के लिए वहाँ की जो सड़कें और गलियाँ हैं वो किस प्रकार से बनी है, कैसे एक दूसरे को किसी समकोण पर काटती है, इस प्रकार से वहाँ का नगर नियोजन हमारे सामने अच्छी तरह भलीभांति हमें दिखाई देता है, समझ में आता है। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी है या फिर आड़ी है। मतलब आप समझिए कि जो हमारे आज की सड़कें बनी होती है सीधी और आड़ी, जो कि एक दूसरे को किसी समकोण पर काटती है, जिससे कि हम चौराया बनता है ना। तो इसी प्रकार का वास्तुशिल्प उस समय भी था। यहाँ वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्को कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, मतलब कि ग्रिड प्लान कहा जाता है। अगर आपसे पूछे ग्रिड प्लान क्या है, तो वही मोहनजोदड़ो की सड़कें जो आड़ी और खड़ी एक दूसरे को काटती है, इस प्रकार की जो सड़कों का आयोजन है, गलियों का आयोजन है, वही ग्रिड प्लान होता है। और ये प्लान हमारे वास्तविक आज के समाज में कहाँ देखने को मिलता है? हमें सेक्टर मार्का कॉलोनियाँ, जो सेक्टर मार्का कॉलोनियाँ जो कि अच्छी एक प्रतिष्ठित कॉलोनी उसमें मानी जाती है, इस प्रकार की कॉलोनियों में इस प्रकार का प्लान हमें देखने को आज भी मिलता है। लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसाहट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। मतलब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि इस प्रकार का नगर नियोजन जो है वो रहन सहन को नीरस बनाता है, क्योंकि व्यक्ति को क्रम में घर बने हैं, एक क्रम में रहना है। क्रम में रहने पर संपर्कता थोड़ी सी टूट जाती है। तो यही बता रहे कि नगर नियोजन जो है, नगर नियोजन के नाम पर क्या अराजकता ज़्यादा हाथ फैलाती है। मतलब जब लोगों का लोगों से संपर्क टूट जाता है तो उनके बीच की भावनाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जो अराजकता को जन्म देती है। और ब्रासीलिया का शहर भी इसी प्रकार से बना है। और हमारे भारत का सबसे सुव्यवस्थित और सबसे श्रेष्ठ नगर नियोजन जो माना जाता है, उस शहर का नाम है चंडीगढ़, है ना। और पाकिस्तान का इस्लामाबाद, तो ये शहर भी इसी के उदाहरण है। लेकिन क्या ये शहर इतने संवेदनशील है? नहीं, आज भी हमें वहाँ पर अराजकता की बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये समाज में दूरियों का कारण तो नहीं इस प्रकार की पद्धति। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका है? मोहनजोदड़ो मतलब साक्षर सभ्यता थी, मतलब माना जाता है कि वो लोग पढ़े लिखे होंगे, तो पढ़े लिखे थे तो वो सुसंस्कृत समाज के लोग थे। तो हमें ये देखना है कि नगर नियोजन और वास्तुकला इनके इन पढ़े लिखे होने का कितना सबूत देती है। और स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती, मतलब चबूतरे के पीछे था गढ़, स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ मतलब किला, और उसके ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती, मतलब शासक वर्ग के पास में रहने का अधिकार किसे था? उच्च वर्ग को। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। और पूरब की बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाए तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे, मतलब वहां पर बाकी पूरी बस्ती आपको नजर आएगी। मोहनजोदड़ो वास्तव में 2 शहर माना जाता है, उच्च शहर और निम्न शहर। 2 जगह इसकी बसाहटें थी। तो उच्च वर्ग उच्च कुल उच्च शहर में रहता था और निम्न वर्ग निम्न शहर में रहता था। घूम जाए तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों के लिए बना था। मतलब कि मैंने कहा आपसे कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लिए अलग अलग बस्तियां थी। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग की, संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल तक टिक सके। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल के अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है, अब वह भी बंद हो चुकी है। मतलब माना जाता है कि जो साधारण वर्ग था वो उच्च वर्ग से अलग रहने की उसकी व्यवस्था थी। इस कारण भी हो सकता है कि उनके घर नष्ट हो गए होंगे, क्योंकि वो इतनी मजबूती से नहीं बने होंगे, कच्चे मकान होंगे, क्योंकि उनके पास धन की कमी होने के कारण कच्चे मकान होंगे, तो वो घर शायद इतने साल ना रहकर टूट गए होंगे। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है उन घरों का ना मिलना कि अभी तक खुदाई कार्य तो चल रहा है, लेकिन ना तो वो अधिक क्षेत्र में हो पाया है, क्योंकि सामान्य और निम्न वर्ग के घर उच्च वर्ग के घरों से दूर थे। तो खुदाई कार्य बाकी है और अब वो बिल्कुल बंद हो चुका है। इस कारण भी हम निम्न वर्ग के घरों का पता अभी तक लगा पाए नहीं।
इस प्रकार से हमने देखा कि मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन कैसा है और हमने अनुमान लगाया कि वहाँ का समाज कैसा होगा। इसके आगे की जानकारी हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। आशा है अब तक का पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।